Assalamu alaikum. Welcome to CR Conversations. CR Conversations, Socio-Economic Insight and Analytics. इस हम conversations करते हैं अच्छे पाकिस्तानियों से, बाहर के लोगों से भी, mainly to try and understand issues. हमारा ख्याल ये है कि पाकिस्तानी कौम को ये डायलॉग से हट जाना चाहिए, नैरेटिव से, कि कोई जेल में जा रहा है, कोई जेल से बाहर आ रहा है, कौन करप्ट है, कौन करप्ट नहीं है. हमें एक समाजी डायलॉग, एक इकोनॉमिक्स का डायलॉग बनाना है जिसपे हमें वो बातें करनी है जो हम सबको लगती हैं और हम सबको समझनी चाहिए और बात करनी चाहिए. नैरेटिव्स कौम बनाती है, नैरेटिव्स आप और मैं नहीं बनाते, एक बंदा नहीं बनाता, पूरी कौम बनाती है. तो इसके लिए आज मैंने दावत दी है एक हमारे नामवर हिस्टोरियन, माशाल्लाह यंग हिस्टोरियन बट हैज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अ नेम फॉर हिमसेल्फ, याकूब बंगश. बंगश साहब इज ऑल ओवर द प्लेस. आपने देखा होगा बंगश साहब लिट फेस्ट भी कराते हैं, सॉरी थिंक फेस्ट. बंगश साहब थिंक फेस्ट करते हैं, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन जो बैठ गई है, जो पिछले मेरे ख्याल 7-8 साल से चल रही है. एंड माशाल्लाह इट्स डूइंग वेरी वेल. इट हैज अ लॉन्ग एवरी ईयर इट हैपेंस इन लाहौर. और आपने सबने देखा होगा इस पे बड़ा शोर में, तो बड़े अच्छे लोग आते हैं और बड़ी अच्छी सेशंस होती हैं. बंगश साहब ने हिस्ट्री में भी काफी काम किया है. बंगश साहब एक और चीज है, इन्होंने लाहौर में जो नेशनल आर्काइव्स है उनको भी लाइवन कर दिया है, उनका एक सिस्टम बना दिया है, एक सेटअप बना दिया ताकि रिसर्चर जाके काम कर सके. ये भी एक बहुत बड़ा काम है, इसको सोचे जरा आप, तो बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हमारे रिसर्चर्स के पास जगह ही कोई नहीं होती, उनको आर्काइव्स ही नहीं मिलते, उनको पेपर्स ही नहीं मिलते. तो बंगश साहब ने जो पुराने पेपर्स हैं उनको कैटलॉग करके आर्काइव कर दिया, ये भी बड़ी अच्छी बात है. वैसे भी बंगश साहब इंटेलेक्चुअली बहुत अलाइव आदमी है. और आज जिस मैं इनसे कहूंगा पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, खुद ही बताएं इन्होंने क्या क्या किया, पर जिस चीज पे आज मैं इनसे खास बात करना चाहता हूँ, इन्होंने हाई कोर्ट लाहौर की एक हिस्ट्री लिखी है, तो उस पर भी हम इनसे पूछेंगे. तो बंगश साहब, पहले मैंने तो आपका एक किस्म का खुलासा दे दिया, बट यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज योर कंट्रीब्यूशन, academic contribution to Pakistan's historical research. जी, thank you, Nadeem साहब. मेरे ख्याल में you've done it really well, so I don't have too much to add. But it's also that I also teach. मतलब, of course, I've done research. I've helped digitize the archives, but I also teach, and I've taught at Foreign Christian College. Now I teach at IT University. We run a public policy program there, which is very new and innovative. And जो आपका जो मेन यहाँ है कि मुआशरे के साथ कनेक्शन होना चाहिए, मुआशरे के साथ वो डिस्कशन होना चाहिए. तो एक्चुअली हमारा जो पब्लिक पॉलिसी का वहाँ प्रोग्राम है, हमने उसका टाइटल ही रखा है पब्लिक पॉलिसी एंड सोसाइटी. बिकॉज अगर आप पब्लिक पॉलिसी पढ़ाएंगे सोसाइटी के साथ कनेक्शन के बगैर, तो फिर तो मतलब फिर वही हालत होगी जो आजकल पाकिस्तान में हो रही है कि a lot of our public policy has a disconnect with the people. So we don't want के इस तरह से एटलीस्ट पाकिस्तान में पढ़ाया जाए. तो that's another thing that I kind of do. बंगश साहब, ये बताइए कि ये हमारे लोग बहुत, हम हिस्ट्री की बहुत बात करते हैं. सारा वक्त मार्शल लॉ लग गया था, तो ये हो गया था, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने फलाने वक्त ये कहा था, फलाने ने ये कहा था, सब कुछ बातें करते हैं. बट हमें कोई समझ नहीं आती कि हमारा जो डिफेक्ट है, क्या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है, क्या जेनेटिक डिफेक्ट है, क्या डिफेक्ट हमारे माशरे में है, क्या डिफेक्ट हमारा, आप एज ए हिस्टोरियन क्या देखते हैं, कहाँ है हमारा प्रॉब्लम जो हम सॉल्व आज तक नहीं कर सके? क्योंकि ये तो बात तरक्की तो नहीं कर रहे, हम पीछे जा रहे हैं. तो क्या ये इसमें क्या आप क्या सोचते हैं हिस्टोरियन, क्या होगा? जी बिल्कुल. एंड आई थिंक दिस इज द वो कहते हैं ना द $1 million क्वेश्चन. So I don't have a clear answer for it, but I think एक तो मतलब I joke about it कि मुझे लगता है अब तो हमारे में कुछ genetic fault आ गया है, because I just think we're just completely barking mad half the time. So I think एक तो ये but I think in a more we have a problem of identity. और ये बड़े लोग कहते हैं कि ये जी theoretical बात है. देखें, लोग ना अक्सर कहते हैं जी तारीख तो बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट नहीं है. लड़ाई सारी होती तारीख पे पूरी दुनिया में, not just पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में. Everything, the way we look at the past causes conflict today. That's the one liner of it. तो history is very very important. और history के अंदर एक very important चीज है identity. आप हैं कौन, आपकी शनाख्त क्या है. और पाकिस्तान से शुरू से ये मसला है, because it was created through an idea, an ideology. और पहले जो वो आइडियोलॉजी थी, और ये बहुत कम लोगों को पता है, मगर जो पहले जिस आइडियोलॉजी ने पाकिस्तान को बनाया ना, वो लोग बड़ी आसानी से बोलते हैं जी इस्लाम.
वो इस्लाम था मगर एक बड़ा स्पेसिफिक तरीके का इस्लाम था। उसको कहते थे मॉडर्निस्ट इस्लाम। ये सर सैयद की थॉट, सैयद अमीर अली की थॉट, सर शाह सुलेमान, इस तरह उनकी ये थॉट थी। और इस थॉट का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी वो ये था कि इस्लाम एंड द मॉडर्न वर्ल्ड इज कंपैटिबल, and they saw कि there is no difference between Islam and the modern world, और modern world के जो principles हैं वो इस्लाम में भी पाए जा सकते हैं। modern education, equality, men and women की equality, human rights वगैरह वगैरह। इसलिए जिन्ना साहब जब भी इस्लाम की बात करते हैं he is talking about rights। अच्छा, हमने किया क्या कि नाम इस्लाम तो रख लिया मगर उस मॉडर्निस्ट इस्लाम को मार दिया और उसको बल्कि कहा कि ये तो इस्लाम है ही नहीं। ये आप जो कहते हैं हमने किया, बिल्कुल किया, पर ये भी मैं कह सकता हूं कि जी यही वो, दिस इज व्हाट द मेजॉरिटी वोट्स, दिस इज व्हाट 98% ऑफ पाकिस्तानीज वांट कि हम रिलीजियस माइनॉरिटीज को भगा दे और हम यहाँ एक इस्लामिक निजाम वो बना दे जो मुझे भी नहीं सूट करता कुछ, बट देन वो कहेंगे यार आप तो है ही बाहर के, आप तो मॉडर्न है। तो उनकी नजर से तो हमारा, उनकी नजर में तो यही है, दे वांट दिस इस्लामिक स्टेट। तो क्या करें, ये तो फिर आइडेंटिटी का प्रॉब्लम थी, आइडेंटिटी तो क्लियर है। ये तो आप और मैं जो हैंडफुल लोग हैं, जो मैं कहता हूँ हम सारे लोग पे फिट आते हैं वही रोल रहे हैं ना, और क्या। नहीं देखिए नदीम साहब, जो 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 इस्लाम जिस देखे ना, पाकिस्तान वाज नॉट अ नेचुरल कंट्री, ठीक है। पंजाब एक मुल्क नहीं बना, पाकिस्तान बना, जो कि 5 डिफरेंट सूबों को मिला के बनाया गया, जिनके लिए सिर्फ एक रिलीजन एक कॉमन था। मगर जो बनाने वाले थे ना, यू नो, एंड देयरफॉर मतलब व्हेनेवर वी कीप टॉकिंग अबाउट जिन्ना, मतलब इमेजिन करें हम आज तक जिन्ना के बारे में क्यों बात करते हैं, ठीक है। आज आप अमेरिका में बात करें कि जी जो founding fathers थे, that's a good thought, but you don't literally follow what the founding fathers did। और सेम इन इंडिया, मतलब आज आप गांधी इंडिया के बारे में तो नहीं करते बात। वाशिंगटन डोनाल्ड ट्रंप को मिले तो मेरा ख्याल जॉर्ज वाशिंगटन तो रो पड़ेगा कि ये क्या हो गया, ठीक है। इसी तरह आज माओ तुंग आके मिले, चाइना को देखे तो भी रो पड़ेगा कि यार चीन क्या कैपिटलिस्ट कंट्री बन गया, मैं तो कहाँ लेके जा रहा था, ठीक है। सो क्वाइट फ्रैंकली पुरानी बातें ठीक तो हिस्टोरिकल ओरिजिन्स होते हैं, बट मुझे जो बात आपसे पता करनी है, जो मैं पूछता रहता हूँ लोगों से कि ये कहाँ हम गलत हो गए। देखिए ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन एक जगह है जहां हम गलत हो गए, ठीक है, पर उसके साथ साथ आपको अगर जी एक और कि क्या हमने कोई लीडर प्रोड्यूस किया इस मुल्क में। जी, अगर मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा था कि पाकिस्तान बना एक मॉडर्निस्ट इस्लामिक आइडियल से, कि जिसमें देयर इज अ कंपैटिबिलिटी ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड, मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी एंड इस्लाम, ठीक है। अब जब आप इस बेसिस को रद्द करते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने उसको रद्द करने की शुरुआत कर दी, तो दैट इज वेयर पाकिस्तान वेंट रॉन्ग एंड दैट इज वेयर वो पटरी से उतर गया। बिकॉज जिस इस्लाम के नाम पे बना था, उस इस्लाम में और मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी में फर्क नहीं था। आपने 1949 में ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के बाद जो इस्लाम लेके आए, उसके और लिबरल डेमोक्रेसी के अंदर एक तजाद था। बिल्कुल सही। एंड दैट इज द कॉन्फ्लिक्ट वी आर सफरिंग नाउ। I would argue the people wanted objectives resolution in Islam. Now, we, the liberals, thought like Qaid Azam, who was a liberal, he thought in his drawing room that he was making a liberal Pakistan. But honestly, जैसे मुझे किसी ने कहा, you correct me if I'm wrong, कि गांधी ने कायद आज़म को कहा तुम इन लोगों के लिए मुझे छोड़ रहे हो, ठीक है। I don't know whether this is correct or not, but this is what was told. नंबर 2, ये जो वडेरे बैठे हुए थे जो यूनियनिस्ट पार्टी में थे, कायद आज़म के खिलाफ थे, वो सडनली आके उन्होंने कायद आज़म के आइडिया कैप्चर कर लिया। तो हिस्टोरिकली तो यही हुआ ना कि ले गए वो लोग, हम क्या करें। अच्छा नहीं, सो आपने जो 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 2 सवाल किए हैं वो मेरे ख्याल में बहुत जरूरी हैं। एक तो ये है कि यू आर वेरी राइट कि देयर वाज अ ह्यूज डिस्कनेक्ट बिटवीन जिन्ना एंड द फाउंडर्स ऑफ पाकिस्तान एंड द पीपल। देखिए जिन्ना साहब बोलते भी अंग्रेजी में थे, बाद में उनकी स्पीच ट्रांसलेट की जाती थी उर्दू में फॉर द मैसेज, ठीक है। सो ही डिडंट इवन स्पीक द लैंग्वेज ऑफ द मैसेज एंड दैट इज अ बिग गैप, ठीक है, कि जिस आइडियल से जिन्ना ने बनाया उस तरह से लोगों को समझ पता ही नहीं था कि क्या है। सो आई थिंक दैट्स अ थिंग, बट वी आल्सो नीड टू देयरफॉर अंडरस्टैंड कि जो लोगों का ख्याल था उस ख्याल पे मुल्क चल नहीं सकता था, और जो मुल्क की आज हालत है वो वही है, बिकॉज जो लोगों का ख्याल था अब आप उस तरीके से चला रहे हैं, विच इज अ वेरी एक्सट्रीमिस्ट। देखें, आई मतलब आई आल्सो वर्कड ऑन द पार्टीशन, एंड वन ऑफ द थिंग्स व्हिच perhaps to an extent is controversial to actually say, but I'd still say it because I actually do think it has a kernel of truth in it, कि it was not momentary madness जब नेबर ने नेबर को मारना शुरू कर दिया था 1947 की पार्टीशन में।
you know, हिंदू मुस्लिम सिखों ने एवं नहीं कि अचानक शौक चढ़ा मारना. These are deep seated hatreds that had existed for decades and perhaps centuries, जिसके लोगों ने बदले तब उतारे थे. तो आपकी वायलेंस जो है ना, क्योंकि आपका मुल्क वायलेंस में बना था और वो वायलेंस को आपने लिजिटिमाइज किया, और फिर दैट बिकेम द वायलेंस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ person you don't like, and then religion became an instrument in it. So I think that's a very important point. And as long as Pakistan remains the Pakistan of the Objectives Resolution of 1949, this is what's going to happen. So I think that much is very clear. Second, जो आपने बात, जी जी, सॉरी, गो अहेड. हाँ, जो आपने भटेरो की बात की वो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. मैं आपको इस पे एक मतलब छोटी सी एक एग्जाम्पल, एक कहानी सुनाऊं कि एक दफा मैं साहबजादा याकूब खान के पास बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे कहा कि पाकिस्तान इनएविटेबल था if the Muslim League had won elections. तो मैंने कहा अच्छा. अब obviously he wasn't asking, you know, telling me the obvious कहानी of Hindu Muslim thing. तो कहते हैं मुझे सोच के बताओ क्यों था, and it's not the Hindu Muslim thing. मैंने कहा अच्छा, सोचा वगैरह मुझे नहीं. मैंने कहा सर, I can't think of any other reason. तो उन्होंने कहा कि it was about feudalism. The Muslim League could only survive if feudalism survived, and the Congress could only survive if feudalism ended. And he said that is why Pakistan was inevitable, because कांग्रेस को खत्म करना था feudalism to survive, और उसने कांग्रेस ने किया. और इंडिया में देखिए कितना उससे चेंज आया, और मुस्लिम लीग में तो थे सारे फ्यूडल्स. सो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को फिर एक फ्यूडल, एक तो इस्लाम के नाम पे एक रियासत, फिर एक फ्यूडल्स के नाम पे एक रियासत थी, टू प्रोटेक्ट फ्यूडल इंटरेस्ट. एंड दैट अगेन सिंस 1947 is consistently going on. Very good point. Interestingly, in West Pakistan, मजे की बात है, ईस्ट पाकिस्तान में उन्होंने फ्यूडलिज्म खत्म किया, उन्होंने लैंड रिफॉर्म प्रॉपर किए, और उसके बाद सेपरेशन. ये बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं. ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की एलीट तो सेम थी, ठीक है. ये जब 1954 में जब इलेक्शन हुआ ईस्ट पाकिस्तान में, तो कौन लोग आए? एलीट्स नहीं आई ना, बिकॉज आपके जो नवाब और जो लैंडेड जेंट्री थी, दे वर वोटेड आउट ऑफ पावर. एंड देन यू हैड engineers, professors, lawyers, they came up and they had nothing in common with the West Pakistani elite. That is how the separation of East and West Pakistan. It was a class difference. It was a feudal versus non-feudal जो difference था. फिर बंगाली वाली कहानी उसके अंदर added थी, but this was the basic difference. तो ये भी जब तक चलेगा तो फिर ऐसे ही होगा. आपने बात की, यहाँ से I'll segue into the judiciary. segue पता ना, साइड मार्केट में जुडिशरी में. जी जी जी. ये जी मंगे साहब, जुडिशरी जो है एक बड़ी अजीब इंस्टीट्यूशन है. आपको पता है मैं ट्विटर पे भी लिखता रहता हूँ, मैं जुडिशरी के बहुत खिलाफ भी हूँ. मैं चाहता हूँ जुडिशरी को खत्म कर दिया जाए. पर मैं क्यों ये चाहता हूँ? बिकॉज जुडिशरी, मुझे लगता है कि जजेस अपनी मनमानी बैठ के करते हैं. वो कोई लॉ शो कोई नहीं फॉलो करते. आज मेरा मूड है तो मैंने बल्ला उड़ा दिया, कल मूड है तो बल्ला लगा दिया, परसों मूड है तो इलेक्शन करा दी, तरसों मूड है तो इलेक्शन नहीं कराई. हमारे जजेस का रोल, मैं ऑब्वियसली जान के मजाक की बात कर रहा हूँ, बट आप जरा इस पर रोशनी डालें. आपने तो हिस्ट्री लिखी है हाई कोर्ट की. हमारी जुडिशरी, दुनिया में जुडिशरी, जो कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशरी जो आया है, पुराने जमाने में तो मैजिस्ट्रेसी वगैरह थी, पर जो असली एनलाइटमेंट कॉन्सेप्ट आया वो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में आया है, जहां के मार्शल ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू, कि जुडिशरी इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है ना. वो हमारे मुल्क में तो जुडिशरी ने कभी वो दिया ही नहीं, रोल अदा ही नहीं किया, या किया है? ये आपसे सवाल है. दूसरा सवाल है कि जुडिशरी हमारे मुल्क में रोल क्या है, ये तो बता दीजिए. आपने जो स्टडी की है उसकी रोशनी बताइए, हमारे का रोल क्या है. This also उनका एक रोल, गाड़ियां ले लेते हैं, घर ले लेते हैं, बड़ी तनख्वाह लेते हैं, सारी दुनिया में सैरें करते हैं, उसके अलावा क्या रोल? वो भी वैसे मतलब sadly their तनख्वाह is not commensurate to what it should be, but we have a judiciary of a different type. जो मैंने कोर्ट पे काम किया था, तो उसके अंदर one argument which I give there, which again 100% cases पे तो ये argument नहीं बैठता, but I think it shows you the mentality of the judiciary, कि जिस तरह हम बात कर रहे थे कि इस्लाम जो है पाकिस्तान में जो चेंज हुआ, और वो एक इस्लामिस्ट और बड़ा एक फंडामेंटलिस्ट किस्म का इस्लाम आया, तो दैट हैज आल्सो हैपेंड टू द जुडिशरी. बिकॉज पहले आपका, एंड आई कॉल इट लाइक द ब्रिटिश हैंगओवर, बिकॉज आप 1970s तक देखिए तो जुडिशरी, except for a few people and except for some things, judiciary by and large is completely fine. आपके 1960s तक केस का बैकलॉग भी नहीं है. मतलब I'll give you an example. Lahore High Court, well at that time the High Court of West Pakistan, late 1960s में पहली दफा pendency जो है it went beyond a year.
और वो बड़े परेशान हो गए कि भी एक बंदे को 1 साल वेट करना पड़ेगा केस के लिए। आज अगर 1 साल वेट करना पड़े तो बंदा खुश हो जाए कि भाई इसका मतलब है मेरा तो केस सुने जाने वाला है, यू नो। सो इमेजिन करें कि the worlds were so different. So up till the early 1970s, we had British trained jurists that were much better. They were diligently doing their work. Most of the time, they were actually doing some very decent work. अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि as we became more and more religious, we actually got back to a religious concept of the judiciary. और वो क्या है? Religious concept ये है कि आपको it is not a rule of law, it is a rule of an adil. कि मुझे अदल चाहिए एक आदिल से, यू नो, दैट्स द ओल्ड कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं पता कि ये कानून में लिखा है, मुझे नहीं पता कि ये कहीं लिखा है, किसी रूल बुक में नहीं है। मुझे जी अगर नदीमुल हक पसंद है ना, तो नदीमुल हक मुझे मेरा हक देगा, चाहे वो कानूनन हो चाहे ना हो, एंड दैट इज व्हाट आई वांट। And that is what has happened now. कि they have thrown out the British rule of law वाली कहानी कि जी letter of the law पे आप जाएं वगैरह। अब है कि जज कहता है भी आदिल मैं हूं, ये जो किताबों में लिखा हुआ है this is immaterial. You know, I will go to the general hospital and direct and tell people what to do, even though there is no authority in the chief justice to say that. I will go and say कि जी चीनी की प्राइस क्या है, I will go and do all of this. तो ये जो आदिल का जो concept है ना, which again comes from this very traditional religious kind of a background कि जी मैं अदल करूंगा, कानून आता जाता रहेगा। तो this person specific। अच्छा, फिर उसमें आप ये भी देखें 70s तक people hardly know who even the chief justice is। किसी को क्या पता उसकी वो पिक्चर क्या। मैं ना मतलब a lot of people kind of disagree with me on it, but one of my interpretations of judges wearing wigs is कि that actually takes away the personality of the judge. A wig means कि you are all the same। जिसने ये wig पहनी है वो जज है, और वो आपकी पर्सनालिटी वो impersonal थोड़ा सा कर देता है। अब ये है कि the judge wants the TV camera on their face, the judge wants to be seen on the TV because the letter of the law is not giving you adal, the judges। and ये पर्सनलाइजेशन जो है ना, ये जुडिशरी की ये तबाही लेके आया है, and we are reeling from the results। फैसिनेटिंग, बड़ी अच्छी आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की। पर मुझे बताइए, ये भी तो है कि हमारे जो जजेस हैं वो प्रोसीजर पे इतने हंग अप है कि वो कोशिश करते हैं कि जितना लंबा केस लटक सके उतना अच्छा है। और ये भी तो है कि हमारे जजेस ने शुरू दिन से एक रोल तो प्ले करना शुरू कर दिया। जस्टिस मुनीर की फेमस रिपोर्ट जजमेंट कि जी हमने डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी पर, तो हमारे जजेस ने अपना रोल हमेशा ये समझा। फिर वो एग्जीक्यूटिव में भी आ गए, वही जज गवर्नर भी लग जाता था, वही जज। तो क्या हमारे जजेस में वो जो गोरे वाली सगैसिटी बिल्कुल नहीं थी, या वी आर ऑलवेज जो हमारे पॉलिटिशियन में भी, आई थिंक हमारे कल्चर में ये है, वी वांट पावर नो मैटर व्हाट। जी देखिए, the rise of the judiciary or even the military for that matter is directly tied to the failure of politics। as politics began to fail in the country, देखिए मैं बड़ी एक सिंपल सी बात बताऊं। पाकिस्तान में 1970 तक 23 साल बनने के बाद इलेक्शन हुए पहली दफा। तो what legitimacy do the politicians have? 1946 में इलेक्शन हुए थे, 1951 में इलेक्शन होने थे, हमने इलेक्शन पोस्टपोन करते जाते, बड़ी मुश्किल से प्रोविंशियल इलेक्शन कराए। ईस्ट बंगाल के अंदर तो कोई मतलब 1954 में, देखिए 46 में इलेक्शन हुए और 54 में आके कराए, मार्च 54 में कराए। तो पॉलिटिशियंस की जब लेजिटिमेसी खत्म होना शुरू हो जाती है ना, तो द अदर आर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट बिगिन टू टेक ओवर पावर। बिकॉज देखिए in 1954 our federal government was literally as legitimate as Ayub Khan or Justice Munir, because no one had elected our prime minister either or our federal government either। ठीक है, सो ये क्यों नहीं पावर लेंगे? ये अगर ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये अगर ज्यादा एरुडाइट है, ये अगर ज्यादा पावर अमास कर सकते हैं, क्यों नहीं करेंगे? ठीक है, सो एक तो इनकी अपनी भी है, of course the army wanted to, the judiciary wanted to, but it is the sheer failure of the political class कि legitimacy देखें, as everyone knows, कि legitimacy comes in the political process, comes through elections। if you refuse to call elections, if you refuse to do elections, you have no legitimacy, and other people who are better than you will come and take over, and that's exactly what's happened in Pakistan। ये बताइए कि ये जो हमारे यहाँ, let me put it slightly differently, कि अगर मैं देखूं बर्तानिया की हिस्ट्री, या अगर मैं अमेरिका की हिस्ट्री देखूं, एक बंदा आपने भी देखा होगा, हार्वर्ड जिन, उसने लिखी पीपल्स हिस्ट्री ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। एक तो हिस्ट्री थी जो मुझे पढ़ाई गई थी बचपन में, जहां मैं बादशाहों के नाम याद करता था और जंगों के नाम याद करता था।
ठीक है ना। तो मुझे तो बादशाह और जंगें पता थी और मुझे कुछ नहीं पता था हिस्ट्री के बारे में, और दैट्स ऑल आई न्यू। तो अब जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, मेरा ख्याल, मे बी आई एम रॉन्ग, आप बताइएगा, आई मीन हिस्ट्री अगर मैं देखूं इन अदर लेंसेज, इट्स मोर अ बैटल ऑफ आइडियाज, ठीक है। जैसे वो सेपियंस वाला कहता है, इट्स अ बैटल ऑफ स्टोरीज, ठीक है। So if you had to look at Pakistan through the lens of sapiens, through the lens of the people's history of Pakistan, sorry, United States, I would say, how would you view our history? कि क्या dominant ideas थे, themes थे जिसने पाकिस्तान को रूल किया, और क्या उसमें पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट थी? देखिए, that's again, that's a topic for a book. I think the ideals were very interesting. The ideals वो जो पहले मैं कहता was modernist Islam, के Islam and the modern world are compatible. The ideals were कि a minority is creating a country which will be therefore nicer to minorities. Because देखें, Jinnah का firm view था, which was by the end of it wasn't true, that as soon as independence will come, the Congress will make India a Hindu Raj, जो अब हो रहा है 75 years down the line, मगर तब उनका डर था. So he wanted Muslims to escape that. If Muslims had happened, probably one India होता तो शायद ये हिंदू राज ना आता, but those are ifs of history, we don't know for sure. But it was supposed to be this modern and positive thing. मगर अगर आपने लोगों को ट्रेन नहीं किया, अगर आपने लोगों को बताया नहीं है और ऑन बोर्ड नहीं किया, तो नथिंग इज गोइंग टू हैपन. आई गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल. पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, लाहौर के अंदर इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स द गवर्नमेंट हैज पुट अप हैज एलोकेटेड बाइक लेन्स. ये फिरोजपुर रोड के ऊपर जी बाइक लेन बनी है, ठीक है, बिकॉज बहुत ज्यादा मुल्कों के अंदर बाइक लेन्स हैं, एंड इट इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग. अभी मैं थोड़ी देर पहले बाहर था, एंड आई हैव टेकन a picture. I'll actually send it to you afterwards. बाइक लेन में भी बाइक्स हैं और बाकी सारी लेन में भी बाइक्स हैं. So basically what you have done is, rather than creating a bike lane, you have done a dedicated lane for bikes, and then the bikes are in every other place. Now it is not being enforced. गवर्नमेंट अब इसको इन्फोर्स करे, लोगों में. अच्छा, और ये भी नहीं है कि बाइक वाले जाहिल हैं और उनको पता नहीं है, पढ़े लिखे हैं सारे. A large percentage of Lahore is actually educated, 60-70% educated है, और वो जाहिल नहीं है. ये भी हमारा एक मिसनोमर है कि जी पढ़ा लेंगे तो बेहतर हो जाएंगे. पढ़े लिखे जाहिल हमारे पास बहुत ज्यादा है. तो to create that ownership of the people, even on a question of bike lane, आप तो ग्रैंड आइडियाज की बात कर रहे हैं ना, कि जी ट्रांसफॉर्मेशन और मुल्क किस बुनियाद पे बना, अमेरिका की तरह, is it a city upon a hill, is it the pursuit of happiness, blah blah. हम तो यहाँ बाइक लेन नहीं चला सकते, so हमारा जो मसला है, it is a very basic one, because the people, इतना इंतशार है लोगों के अंदर कि they are not going to accept anything. And how are you going to do it? That is the real political question. That requires ground level काम, और नीचे से आपने ऊपर जाना है. हमारा हमेशा जो मुल्क है वो टॉप डाउन रहा है, नीचे से ऊपर जाने की लाजिम है. अभी आप देखें, one of the most fascinating things that I find, that the PTI and the People's Party and PMLN might disagree on everything. There's one thing they agree on. क्या है नदीम साहब, आपको पता है? Power. Thing that they need power, to of course they agree on, in terms of the details of power. One thing they agree on, कि जहां वो गवर्नमेंट में है, लोकल गवर्नमेंट चलने नहीं देनी. बिल्कुल. They want control, centralized power. They want control. हाँ, so वो चाहे जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, मगर जब तक आपकी लोकल गवर्नमेंट नहीं चलेगी, तो तब तक आपकी गवर्नमेंट ही नहीं चलेगी. मगर इस पे सारे अग्रीड है कि चलने नहीं देनी, कोर्ट मैंडेट. अच्छा, अब वो क्यों है, देखिए ना, सिंध में क्या हुआ, बाकी जगह पे जहां लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए भी हैं, कोर्ट मैंडेटेड हुए हैं, बिकॉज द पॉलिटिशियंस वर ड्रैगिंग देयर फीट कि नहीं चलाना, नहीं चलाना, नहीं चलाना, नहीं चलाना. तो ये हमारे, देखे, 99.99 जो हमारे मसाइल है ना, ये सेल्फ क्रिएटेड है. वी ऑल नो द सॉल्यूशंस टू इट, वी जस्ट डिलिबरेटली डिसाइड नॉट टू डू इट. नहीं, देखिए, आई वुड पुट इट स्लाइटली डिफरेंट. कल मैं एक हुकूमत के बंदे से मिला, वो नेम है मिनिस्टर का चमचा, मिनिस्टर का बच्चा, मिनिस्टर का चमचा. तो मिनिस्टरों से मुलाकात नहीं होती, चमचों से मुलाकात होती है. तो चमचे से मैंने कहा, यार मिनिस्टर को वो कुछ करे, कहता है आपको पता है कैसे कर सकते, हमारे पास तो पावर ही कोई नहीं, हम तो कर ही कुछ नहीं सकते. ठीक है, हर बंदा यही कहता है. मैं भी मिनिस्टर रहा हूं 3 साल, मैं नहीं कुछ कर सका, कुछ नहीं कर सका, और मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने माफी मांग ली, मैं कुछ नहीं कर सका भाई. ठीक है, बात यह है कि मैंने देखा दुनिया में, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जहां चेंज आता है वहां चेंज आता है बिकॉज एक नैरेटिव बन जाता है. जैसे कि एंटी स्लेवरी मूवमेंट थी, एंटी स्लेवरी मूवमेंट बन गया. ठीक है, जैसे कि एक और बड़ी फेमस मूवमेंट है प्रोटेस्टेंट मूवमेंट. वो क्या था, मार्टिन लूथर.
91 थीसिस लगा दिए, एक दरवाजे पे उसने एक फट्टा ठोक दिया, पता है, एक कागज ठोक दिया। वो कागज ठोकने का उसकी क्या वैल्यू थी? अगर उसके हवाले में देखें, उस जमाने में वो पोप के साथ लड़ सकता था, एक छोटा सा प्रीस्ट था, ठीक है, छोटा सा प्रीस्ट था, एक कहीं लोकल गवर्नमेंट का मुलाजिम था एज फार एज पोप इज कंसर्न, बट वो आइडिया कैच कर गया और वो बंदी बात, ठीक है, पूरी दुनिया में ऐसी बातें होती। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे यहाँ कोई ऐसे आइडियाज, फॉर एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन आ we never really people never got involved in the constitution. Bhutto copied the government of India act. Why is there TP? मैं रोता रहता हूँ, मैं जब बात करता हूँ लोग मुझे चुप करा देते हैं, मैं कहता हूँ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इनकम्प्लीट है। Have you ever had a debate? For example, simple चीज, टर्म लिमिट्स होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, क्या इलेक्शन फर्स्ट पास द पोस्ट होनी चाहिए? क्या आपको ये क्या कहते हैं पार्टी की क्या डेफिनेशन है? अब एक बंदे को तो बल्ला नहीं मिला। कल मैंने टीवी पे देख रहा था कि मुस्लिम लीग क्यू की इलेक्शन हुई है तो चौधरी साहब अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए, वो ठीक है, यहाँ नहीं ठीक। तो मतलब ये और जुडिशरी कर रही है, तो मैं तो कहता जुडिशरी भी जो है ना वो पब्लिक के प्रेशर में नहीं आती। मैंने अमेरिका में देखा है, एंटी स्लेवरी चले छोड़िए, आपको याद होगा एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट थी जिसने सारा बेसिस किया फॉर द वेलफेयर स्टेट। आपको याद होगा एक वो टेम्परेंस मूवमेंट थी जिससे शराब भी बैन करवा दी वहां, ठीक है। तो ये मूवमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो मूवमेंट्स चलती हैं तो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। अब हमारे यहाँ कभी कोई मूवमेंट चली है? हाँ, एक चली है, मुल्ला ने चलाई है, मुल्ला ने चलाई है और मुल्ला सक्सीड कर गया। एक मूवमेंट चली है मुल्ला पे, उसकी विजन जो मर्जी हो, आई मे डिसएग्री विद द विजन, यू मे डिसएग्री विद द विजन, बट द मुल्ला, चलिए चलिए, ठीक है ना। तो हमने बाकी कौम तो मेरा ख्याल इंटरेस्ट नहीं लेती, मतलब कौम अगर इंटरेस्ट लेगी तो कुछ डिसेंट्रलाइजेशन, किसको इंटरेस्ट है? देखिए हमारा जो नैरेटिव का जो मसला है, यू आर वेरी राइट, देयर इज नो नैरेटिव एंड देयरफॉर वी आर जस्ट गोइंग अराउंड इन द डार्क ट्राइंग टू फिगर इट आउट के हमने क्या करना है। अच्छा, वो नैरेटिव क्यों नहीं है? देखिए एक साइड पे तो नैरेटिव है, मुल्ला का नैरेटिव जो है ना वो बड़ा क्लियर है, एंड वी आल्सो नो एज एन एलीट दैट अ लार्ज परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन बायज दैट नैरेटिव, ठीक है। सो पहली बात तो है कि दैट मच इज क्लियर, एंड दैट वुड बेसिकली मीन कि ऑल ऑफ अस आर किल्ड और आर जेल्ड or are thrown out of the country. That much is clear. Every minority will be screwed if you try to raise your voice, मतलब you'll be done. So ये एक narrative clear है और जिसकी public support बहुत ज्यादा है। हमारा जो narrative, so that's one large side of the population. The masla with the other side of the population is, and again a lot of narratives are also elite created narratives that become popular. हमारे साथ मसला ये है कि जो elite है उसके अंदर a lot of views are very weakly held. They're very strong views, weakly held. मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं। People keep writing books के जी वो the left in Pakistan, the left in Pakistan, the left in Pakistan. How can the left succeed in Pakistan when most of its leaders live in DHA and are rich? It will never happen, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है ना। आपका जब तक ट्रेड यूनियनिस्ट किसी लेफ्टिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं बनेगा ना, और वो आगे कहानी वो नहीं चलेगी, तो तब तक कुछ नहीं होने वाला। व्हाई डिड द लेफ्ट नॉट वर्क? मतलब एवरीवन इज वेरी लाइक, बिकॉज एकेडमिक्स को बड़ा शौक होता है जी लेफ्ट के साथ कूल वो करने तक वगैरह, मगर वी ऑल नो हु द लेफ्टिस्ट लीडर्स आर एंड वर, एंड दे आर ऑल एलीट्स। तो आपकी मूवमेंट क्यों चलेगी? क्योंकि वो एलीट है, ठीक है। तो एक तो ये है कि आपकी जो मूवमेंट चलाने वाले, नैरेटिव बनाने वाले हैं ना, वो दे आर लाइंग टू द कॉज half the time. अच्छा, देन देयर इज अनदर तबका अमंगस्ट द एलीट जो दिल में सोचता है कि ये मुल्ला का नैरेटिव असल में ठीक है, because either they are not religious enough, either they are kind of religious. At the back of their mind they actually think the mullah is right, and therefore they will not create a narrative countering the mullah, ठीक है। I'll give you a very simple example. आजकल TLP is running around like crazy, burning places down, कभी अहमदीज पे अटैक कर देते हैं, अब KFC पे अटैक कर रहे हैं वगैरह। रिएक्शन कोई नहीं आया, ठीक है। क्यों नहीं आया? बिकॉज एट द बैक ऑफ समवन्स माइंड, एन एलीट, कि TLP से ठीक ही कर रहा है, या शायद यही होता है, सो आपके जो एलीट है ना उसके अंदर कोई कंसेंसस नहीं है, दे आर ऑल ओवर द प्लेस, ठीक है। देन you've got another elite that wants to escape Pakistan and therefore doesn't really give a damn about what's happening in Pakistan. So you don't really have an elite consensus that can create any kind of a narrative. And whatever there was, जब पाकिस्तान बना था, there was kind of an elite consensus about what kind of an Islam it is. अब तो यह है कि आपका जो elite का इस्लाम है वो भी मॉडर्निस्ट नहीं है, वो भी to a large extent is a conservative Islam, बस वो ये है कि वो किसी को
क्या कहते हैं, मारना नहीं चाहते फिलहाल, बट इवन दैट्स बिकमिंग इंक्रीजिंगली इस्लामिस्ट. सो ये एलिट्स का भी एक ग्रैंड मसला है और अवाम का भी है, एंड देयरफॉर इट इज वेरी वेरी हार्ड टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ अ नैरेटिव दैट विल ए यूनाइट और एंड आल्सो टेक द कंट्री फॉरवर्ड. No, I agree with you, but let me sort of explore this a little more. अगर मैं देखूं एक और तरीके से, लेट्स फॉरगेट द बिग नैरेटिव, इस्लाम और मॉडर्न वगैरह वो छोड़ दें. मैं देखता हूँ अगर अमेरिका वगैरह में देखूँ छोटे नैरेटिव्स भी होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा ना, एक नैरेटिव है फॉर एग्जांपल नॉर्थ वर्सेस साउथ, एक नैरेटिव जो सक्सीड कर गया है जो बहुत ही माइनॉरिटीज का है, जो आप गले भी पड़ गई बात, द वोक नैरेटिव. वोक नैरेटिव ने बड़ी चेंज लेके आया, whether you like it or not, and it's a small minority, को बड़े लोग तो नहीं है, ये तो नहीं कि मेजॉरिटी और गे और व्हाटएवर, ठीक है ना, बट दे हैव सक्सीडेड. इसी तरह मैंने कहा ना, टेम्परेंस मूवमेंट जो थी चंद एक औरतों और मुल्लों ने ले की थी, और वो 20 साल टेम्परेंस रही वहां, ठीक है, जो शराब बैन हो गई. तो देयर आर लिटिल मूवमेंट्स टू, फॉर एग्जांपल एक मूवमेंट है मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग, जिसने ड्रंक ड्राइविंग के सारे रूल्स चेंज करा दिए. एक जमाने में शराब पी के गाड़ी चला सकते थे, अब तो आपको शराब पी के गाड़ी चलाना वहां बहुत मुश्किल है. सो देयर आर माइनर मूवमेंट्स जो चलती रहती है, सारा वक्त सोसाइटी इज मेड ऑफ माइनर मूवमेंट्स. अब हमारे यहाँ क्या वजह है कि कोई माइनर मूवमेंट, एक वजह मुझे ख्याल आता है, इस पर बताइए, कि जो फ्यूडल कल्चर की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात की. मेरा ख्याल है इंडिया का, मैं अगेन आई एम नॉट ए हिस्टोरियन, तो मैं तो बकवास करता रहता हूँ. इंडिया का मैप अगर देखें तो फ्यूडल कल्चर नॉर्थ में था, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ महाराष्ट्र, यूपी, हमारे यहाँ ये इस एरिया में फ्यूडल कल्चर था. हमारे ज्यादा एक्सट्रीम था, वहां कम था, ठीक है. साउथ में कोई नहीं था और वेस्ट में कम था, ठीक है. तो इंडिया को भी अगर आप देखें तो वो फ्यूडल कल्चर के साथ नॉलेज, एजुकेशन, सब चीजें हैं. वहां वो साउथ और वहां ज्यादा लोग आजाद है, यहाँ कम है. पर इसके साथ हमारे फ्यूडल कल्चर के साथ जो एक चीज आती है, हम पेट्रनेज के बहुत शौकीन है. हमारा कल्चर पेट्रनेज में बैठा हुआ है. और ये एक और एज ए हिस्टोरियन मुझे बताएं कि हमारे यहाँ पंजाब में खास तौर पर, सिंध में खास तौर पे, जो केपी और बलोचिस्तान में नहीं है, पर पंजाब और सिंध में, जिसको हम सूफी कल्चर कहते हैं, पर वो मजार कल्चर है. मजार कल्चर भी, तो मजार कल्चर में भी आप पेट्रनेज में आ जाते हैं और आप एक किस्म का तवीज़ें मांगते हैं और भीख मांगते हैं वगैरह. तो हमारे यहाँ थाना कुचहरी पेट्रनेज का जो कल्चर है, जो हमारी साइड पे ज्यादा, उस साइड पे कम है. इज दैट एन एक्सप्लेनेशन कि वी जस्ट डोंट वांट टू नॉक द पेट्रनेज कल्चर? और वो पेट्रनेज और फ्यूडल कल्चर में जो चीज होगी, जो मेरा नैरेटिव है, मे बी आई एम रॉन्ग, ये कि हमारी इंडिविजुअलिटी मारी गई है. जो मूवमेंट्स वगैरह चीजें आती हैं, जो डिमांड समथिंग, इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए. हमारी इंडिविजुअलिटी आपने देखा होगा, मैंने देखा इवन अमंग्स्ट द एलीट, जब मैं एलीट क्लास में बैठता हूँ जाके, उनके साथ रोटी शोटी खाता हूँ, गपशप लगाता हूँ, मैं देखा इंडिविजुअलिटी कोई नहीं, वी ऑल हैव टू एग्री ऑन समथिंग. अगर कोई इंडिविजुअल तो उसको मार के बाहर निकाल देते हैं हम. वी हैव अ फ्यूडल कल्चर इन एवरीथिंग. वी डोंट आर्ग्यू, वी डोंट लाइक आइडियाज, वी डोंट से कि ये आइडिया मुख्तलिफ है. जैसे मैंने कहा ना, थाना कुचहरी हम क्यों नहीं खत्म कर सकते? आज तक हम थाना कुचहरी नहीं खत्म कर सकते, आज तक हम पेट्रनेज कल्चर नहीं खत्म कर सकते. एंड अगर हम करेंगे तो वही आपके लीड्स कहेंगे, यार ये पेट्रनेज कल्चर तो हमारा सिस्टम है, वही चलते हैं, मजार जाके देखते. क्यों, ये कोई एक्सप्लेनेशन है? एम आई रीचिंग आउट समथिंग और एम आई बीइंग स्टूपिड? नहीं, बिल्कुल. I think there are lots of interesting elements, but let's unpack this a bit. First तो ये है कि इंडिया के अंदर भी, साउथ के अंदर भी फ्यूडलिज्म था और वेस्ट में भी था. It's just that they did land reforms. नॉर्थ के अंदर जरा थोड़े से स्लो है, बट साउथ और वेस्ट में ज्यादा जल्दी हो गए. So I think that, so फ्यूडलिज्म तो हर जगह था, मगर वो खत्म, अब जिस तरह से ईस्ट पाकिस्तान में भी फ्यूडलिज्म था, पर उन्होंने खत्म किया. एंड दिस सक्सीडेड एंड चेंज. तो एक तो ये कि यहाँ उस तरह के लैंड रिफॉर्म्स हुए नहीं है. बिग लैंड होल्डिंग्स हैव नॉट ब्रोकन अप. अब सिंध में जाएं तो वो वहां तो मतलब मैं बिल्कुल हैरान हूं. आई हैव बीन टू सम डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सिंध एंड दे फील एज इफ कि आप अभी भी कुछ 100 साल पहले कहीं रह रहे हैं. Same for bits of Balochistan also. So एक तो ये है कि yes, you are very right कि feudalism और feudal culture जो है ना, उसका इतना strangled hold है over the way we behave like a society and are ordered as a society, कि that has led us down. अच्छा, मसला इसमें यह है कि who will change that feudal culture? Again, it has to be done through a very powerful revolutionary act of land reforms and other things, जो कि हमने कभी किया ही नहीं है. So वो कौन करेगा, कैसे होगा, that's a huge debate. वो तब होगा जब आप proper elections करेंगे, हर बंदे को पता होगा कि उसके वोट की इज्जत है, to use the old and sad phrase. तो वो कब होगा, कैसे, we don't know.
सेकंड जो बहुत बड़ी बात है, जो आप वो मजार की बात कर रहे हैं कि एलिट्स जो है ना वो रोमांटिसाइज बहुत करता है ये सूफी को, ठीक है, और ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की वो कहानी बन गई है। अब द एलीट वाज सपोज्ड टू बी मॉडर्निस्ट एंड द रूरल पर्सन वाज सपोज्ड टू बी द इस्लामिस्ट जो फंडामेंटलिस्ट है, मतलब फोक रिलीजन में वो करता है। अच्छा, अब चूंकि मौलवी ने मॉडर्निज्म को बिल्कुल इलिजिटिमेट करार दे दिया है और एलीट्स ने काइंड ऑफ मान भी लिया है कि ये इलिजिटिमेट है, तो नाउ एलीट वांट एन इस्लाम जिसको वो पकड़ सकें और कह सकें ये हमारा वाला है, बिकॉज इनके वाले को तो इलिजिटिमेट बना दिया है। तो एलीट्स ने पकड़ लिया सूफी इस्लाम को कि जी सूफी इस्लाम जो है ना वो बड़ा जबरदस्त है और इसलिए हमने उसको पसंद करना है, और ये जो सलाफी किस्म का जो 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 इस्लाम है देवबंदी टाइप का, उसको हमने पसंद नहीं करना। अब उसमें मसला ये है कि द सूफी इस्लाम इन इटसेल्फ हैज अ लॉट ऑफ इश्यूज, बिकॉज यस दे आर काइंड ऑफ वेरी कूल श्राइन्स आल्सो। मेरा आजकल बेला चरागा है, वो माधोलाल हुसैन का भी श्राइन है, या शाह जमाल का भी है, वे यू कैन गो एंड गेट हाई, बट देयर आल्सो in rural area shrines where the Gadi Nashin has a lot of power and abuses that power and creates a power dynamic that is really detrimental to society. वो हम उसकी फिर बात ही नहीं करते। तो एलिट्स ने भी ना वो एक बड़ा एक कूल किस्म का अब इस्लाम बना दिया जिसके अंदर ऑल ऑफ दिस गेट्स ब्रश्ड अंडर द कार्पेट एंड नो वन really talks about it unless again we change that. How we change that, that's a long term strategy. Ab and I think इससे ज्यादा there is also the other elephant in the room that we haven't really spoken about. It's really कि we in Pakistan produce kids like rabbits. बल्कि मेरे ख्याल में हम rabbits को भी शर्मिंदा कर देते हैं। बहुत ज्यादा जो हमारे मसाइल है ना, they have gone from masla that we can deal with to a masla we cannot deal with, is because we have reproduced like rabbits in the country and we have an unsustainable population and we keep on producing more and more, and that's a huge प्रॉब्लम। अगेन दैट कम्स फ्रॉम अ रिलीजियस व्यू। वो क्या अभी कल ही मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि जी देखिए बच्चे तो अपना रिस्क लेके आते हैं, अल्लाह देखेगा। तो अगर ये आपका कॉन्सेप्ट है तो फिर तो कभी बच्चे पैदा करने कम नहीं होने वाले पाकिस्तान में। बात की मैं आपसे एग्री करता हूं, मुझे बात बताइए व्हाट अबाउट पैट्रनेज। Our relationship to patronage is absolute. Do you see individualism in Pakistan? Are people ready to take on opportunity and do things themselves? मुझे तो बहुत कम नजर आता है। और individualism is probably frowned upon in Pakistan. अगर आपकी individual personality भी है ना जरा थोड़ी सी फर्क बाकियों से, so that is considered कि आप non-conforming है, तो वो तो you are spot on. We are a very anti-individualistic society and we actually want people to conform, and if they don't conform, अच्छा, and here there is a very interesting correlation, मतलब very interesting commonality between the elites and the masses, because दोनों के अंदर individuality की बर्दाश्त नहीं है। तो ये भी है, चाहते हैं wants to give patronage and the गरीब बंदा is very happy। मैं सांप को चला जाऊंगा, मैं फरियाद करांगा, मैं मंग लांगा। तो इंग्लिश ह्यूमन ने खत्म कर दिया था। कब 12th सेंचुरी 15th सेंचुरी कब खत्म हो गया था ह्यूमन ट्रेडिशन जो थी, नहीं मैं नहीं मांगता, ठीक है ना, वो इंडिविजुअल। अच्छा ये नहीं। अच्छा नैरेटिव की बात करें, अगर नैरेटिव की बात करें तो मुझे बताइए क्या किसी बंदे ने, एलीट माशाल्लाह बड़ी बातें करते हैं, हाँ हमारा नैरेटिव क्रिकेट पे तो है, पर क्रिकेट में भी बैठने चलती है, क्रिकेट में भी वी डोंट एक्चुअली क्या कहते हैं हैव अ फेयर नैरेटिव। अगर आप नैरेटिव देखिए फॉर एग्जांपल स्कूलिंग पे, एलीट का नैरेटिव ये हम अपने ऑनक्लेव बना लें बस। जैसे मेरा एक दोस्त है बड़ी अच्छी बात कहता है जिमखाना जो है तो मेरी जगह। मैंने कहा बाकी व्हाट अबाउट द रेस्ट, कहता है यार पूरा पाकिस्तान उनके लिए जिमखाना में जरूरी है उन्होंने आना है। तो हम एक ऑनक्लेविटी के साथ भी रहते हैं कि मेरी हवेली मेरा ऑनक्लेव। बट थिंक अबाउट इट, जब आप बात करते हैं लोकल गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल चले एक बात, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ठीक है, मैं भी माशाल्लाह यूनिवर्सिटी का बड़ा शदाई हूँ। हमारे जो एलीट के लोग हैं, बड़ी मजेदार बात, वो लम्स जाएंगे एचसन कॉलेज जाएंगे। आई हैव नेवर सीन एनीबॉडी गो टू पंजाब यूनिवर्सिटी। जब मैं पीएचडी था मैं इनको बुलाता था, भाई आ जाओ, ये नहीं आते थे, कहते थे नहीं भाई हमने नहीं आना, ठीक है, इनको शौक ही नहीं। अच्छा अगर आप यही चीज जाके देखें, माशाल्लाह यू स्टडीड इन ऑक्सफोर्ड आई थिंक और कैम्ब्रिज, अगर आप देखें वहां का जो बैरन या एलीट होगा, ही कंसिडर्ड एन ऑनर टू come to Oxford or Cambridge to have dinner or lunch or whatever, ठीक है ना। ये यहाँ हमारा ये क्या है, क्या I mean, ये भी हमारा कल्चर
am I wrong? They do not want to participate in local educational institution. जैसे लॉर्ड बर्ट्रैंड रसल था, he taught in Cambridge all his life. हमारे लोग नहीं करेंगे ये भी तो एक हमारा है ना प्रॉब्लम कि नहीं? नहीं, बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। एक तो ये है कि एनीवन गुड वुड वांट टू टीच अब्रॉड। सो मेरे से बड़े लोग कहते हैं जी आप ऑक्सफोर्ड से पीएचडी करने के बाद पाकिस्तान क्यों आगे पढ़ा रहे? सो दैट्स अ ह्यूज थिंग। सो देयरफॉर यू विल हैव अ लॉट ऑफ पाकिस्तानी प्रोफेसर्स टीचिंग अब्रॉड देन हियर। अगेन बाहर भी पढ़ाए मगर यहाँ भी आके पढ़ा सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है, मगर वो एक मेंटल इशू है। यहाँ आके पढ़ाएगा तो उसको आप मारेंगे, दबा के मारेंगे। कौन एंट्री देता है यहाँ किसी को? अतिथियां बेचारे को यहाँ भी हाँ, देखिए है तो सही, मगर वन शुड एटलीस्ट ट्राई। देखिए आपने पहले एक यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की, देन यू बिकेम एज वाइस चांसलर, देन यू अगेन बिकम दैट। नाउ द यूनिवर्सिटी विल गो अप एंड डाउन, मगर इवन इफ इट गोज डाउन, एटलीस्ट द इयर्स यू स्पेंट एज वाइस चांसलर दे मेड अ डिफरेंस, ठीक है, एंड मेड अ डिफरेंस टू दैट ग्रुप ऑफ पीपल। कि जो गोरे लोग हैं ना, वो एक्चुअली अपनी लोकल यूनिवर्सिटी में जाके बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया बनाई, जैसे कि थॉमस जेफरसन ने बनाई वो यूनिवर्सिटी वर्जीनिया। बड़ी वहां लोग हैं जो अपनी यूनिवर्सिटी में जाके कुछ बनाते हैं, कुछ करते हैं। आपने देखा, मैं जिस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ अमेरिका में, पहले देखता हूँ बिल्डिंग, यार ये बिल्डिंग उसने डोनेट की, या उसने डोनेट की, या कोई फेडेक्स ने दी है, कोई बिल गेट्स ने दी है, कोई उसने दिया। ये होता है वहां। हमारे यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं। हमारे यहाँ लोग इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहते यूनिवर्सिटी में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पीआईडी के सेनेट पे 2-3 सेठों को लगाया, वो कभी नहीं आए मीटिंग पे, कभी नहीं इंटरेस्ट लिया। ठीक है, उनको शौक ही नहीं ऐसे काम का। वो अपनी हद तक समझते हैं कि मैं क्यों एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में एक वो चलो उसको एक ओहदा दे दिया सेनेट का, वो नहीं आना चाहते। ठीक है ना? अब मैंने रियलाइज की बड़ी गलती थी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे लोगों में ये शौक नहीं, दे डोंट कंसिडर इट ऑनर अगर उनको आप यूनिवर्सिटी में कोई ओहदा दें या कुछ करें। येट हमारे लोगों में उल्टी चीज है कि जी हमें सरकार अगर तमगा दे दे तो वाह 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 वाह। हालांकि तमगा किस लिए मिला? चमचागिरी के लिए मिला। तो ये भी तुम्हारे कल्चर के, मैं तो इस नतीजे पहुंचा, मुझे सब करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कल्चर मैटर्स। Oh yeah, of course. और ये आप एजुकेशन की बात करें, देखिए ये दिस इज नॉट जस्ट अ पाकिस्तानी इशू, दिस इज अ साउथ एशियन इशू एंड दिस हैज बीन देयर फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स। अब वो पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, देयर वाज आज से 7-8 साल पहले आई थिंक वो जियो पे एक चलता था, एक क्लिप चलता था कि जब यूरोप और इंग्लैंड और वगैरह में यूनिवर्सिटीज बन रही थी तो हम यहाँ मजार बना रहे थे, यू नो, एंड आई थिंक दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लिप। देखिए अब ऑक्सफोर्ड का द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉलेज इन ऑक्सफोर्ड जो एकेडमिक रिसर्च को फॉरवर्ड करता है वो है ऑल सोल्स कॉलेज। और ऑल सोल्स कॉलेज क्यों बना? इन द मेमोरी ऑफ द पीपल हु हैड डाइड इन द वॉर ऑफ रोजेस। उनकी याद के अंदर उन्होंने ये नहीं किया कि एक मजार बना दिया उनके लिए, उन्होंने एक कॉलेज फाउंड किया इन 1400s जो कि आज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ क्या है कि बंदा मर जाए मजार बना दे। वाई? बिकॉज वो जो पहले हम बात कर रहे थे कि पीरी फकीरी इज इंपॉर्टेंट एंड देयर इज नो रिलीजियस, देयर इज नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन बियॉन्ड रिलीजन. I think that's a key factor, and even if a lot of people don't accept it, that is really at the back of their mind कि जी आखिरत की तैयारी है ना, मतलब बस कुरान पढ़ लो, ये कर लो, इससे आगे करने की जरूरत नहीं है। और ये अभी की बात नहीं, ये हंड्रेड्स ऑफ इयर्स है। देखिए मुगल्स मेड अमेजिंग बिल्डिंग्स, राइट? ये अभी कल रात में शालीमार बाग गया हुआ था, ठीक है, मगर क्या उन्होंने कोई ट्रेनिंग सेंटर बनाया कि जी मेसन्स की ट्रेनिंग में या बागबानों की ही ट्रेनिंग के लिए? ताजमहल बना है, इज देयर अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अटैच टू इट? ब्रिटेन में तो उस वक्त थे, यूरोप में तो उस वक्त थे और वो बना रहे थे, मगर हमने ये किया नहीं। तो यहाँ ये ट्रेडिशन रहा ही नहीं है एंड पीपल जस्ट रियली डोंट लाइक इट एंड अ लॉट ऑफ इट अगेन वो पाकिस्तान में इट इज वेरी सैड। वो बहुत लोग कहते हैं कि जी आप लोग रिलीजन के बारे में बड़ी बात करते हैं, but sadly a lot of things square back to religion because there is a particular religious view in which all of this is useless and therefore they don't really care about it, or that has seeped into the memory of people. Let me just say a lot of it is social too. For example, देखिए आपको याद होगा कि फ्रांस में there was salon culture. salon culture कि वो ड्राइंग रूम में पार्टी करते थे, हम लोग भी करते हैं। वो खाबे खाते थे, बड़े बड़े देगे शेगे सब कुछ होता था, बड़ा पुरतकल्लुफ होता था। और ये लॉर्ड्स एंड लेडीज करते थे, फ्यूडल लोग करते थे। पर उसमें स्टार कौन होता था? उसमें स्टार होते थे फलसफी, जो पढ़ने लिखने किताब लिखी, वोल्टेयर तो जॉर्ज सो तो ये वगैरह, उन लोगों को बुला के वो उनको अपने घर रखते थे, उनसे तकरीरें करवाते थे, उनकी बातों से मुस्तफीद होते थे। इसी तरीके से अगर आप देखें
रॉयल सोसाइटी जब बनी, रॉयल सोसाइटी बनी थी 1640-50 समथिंग लाइक दैट। किंग चार्ल्स II ने चार्टर दे दिया, रॉयल सोसाइटी में कौन था? और अभी तक वहां मेरिट चला है। हमने नेशनल साइंस फाउंडेशन 3 दफा बनाई है, मेरिट कोई नहीं चलता, फेवरेटिज्म चलती। ठीक है, हम किधर भी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मेरिट पे लगा सकते, गोरे ने मेरिट पे लगाया। ठीक है, और गोरे की एक शर्म है, वो आंख उठा के देखता है, याकूब बंगश तुम गलत बात कर रहे हो। याकूब बंगश में शर्म होती है, बैठ जाता है। जैसे कि आप देखिए बोरिस जॉनसन ने एक पार्टी की थी, कुछ नहीं खास किया था, पार्टी की थी, हमारे तो क्या करते, उसको निकलना पड़ा। और क्यों निकलना पड़ा? किसी ने जलसा जुलूस निकाला, शर्म से निकला, क्योंकि गुरु ने आंखें उठाई। और इतने ऐसे एग्जांपल्स हैं, आंखें उठाई लोग चले जाते हैं। मुझे याद है ग्लैडस्टोन ने आयरिश होम रूल पे बिल पास करने की कोशिश की, लगभग 9 महीने हुए थे। जब नहीं पास कर सका तो उसने कहा मैं जा रहा हूँ भाई। डेविड कैमरन ने दूसरे दिन रिजाइन कर दिया। शर्म की होती है, हमारे यहाँ शर्म तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, हम तो शर्म हमारी तो सिर्फ वही है ना कि औरत को मार दो, और कुछ नहीं है। ठीक है, चले ये भी हो गया। मुझे ये बात बताइए कि ये जो है कि हम लोग, क्या हम इकट्ठे हो सकते हैं किसी चीज के लिए? फॉर एग्जाम्पल एक चीज जो मैं कह रहा था कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल क्या हम मिल के बैठ के, जो यूरोप में चीजें हैं, कि वो मिल के बैठ के मूवमेंट चला लेते हैं? मिल के बैठ के उन्होंने मूवमेंट चलाई, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, कितनी मूवमेंट थी, चार्टर्स मूवमेंट थी, ये थी वो थी। ठीक है, उन्होंने ट्रेड यूनियन मूवमेंट चलाई, हमने आज तक कोई मूवमेंट चलाई? हमारा ये है कि वर्ल्ड बैंक आके कुछ कहे तो हम कर लेते हैं, अदरवाइज हम कुछ नहीं करते। तो मुझे बताइए, फॉर एग्जाम्पल सिविल सर्विस है, सिविल सर्विस रिफॉर्म पे मैं ही बात करता हूँ, और कौन करता है? मुझे गाली देते क्यों तुम बात करते हो? तो हमारे कोई बड़ा नैरेटिव तो इस्लाम वगैरह हो गया, छोटा नैरेटिव कोई हमारा है? देखिए छोटा नैरेटिव मतलब कुछ कुछ है, मतलब लेट्स आल्सो लुक एट द ग्लास हाफ फुल वाला. For example, in the last few years, we have actually done a lot of work in terms of transgender. Again, it was donor led, मगर ये कि ट्रांसजेंडर लॉ आ गया, ट्रांसजेंडर्स को थोड़ी बहुत रिकग्निशन मिली, ट्रांसजेंडर के स्कूल्स वगैरह वगैरह बन गए, तो कुछ कुछ थोड़ी थोड़ी वो बेहतरी हुई हुई है. आई थिंक जी डोनर के बगैर हो सकता था? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि डोनर लेड लेड था, तो वो एक मसला है. मुझे तो लगता है, बल्कि मुझे एक एक सिविल सर्वेंट ही कह रहे थे कुछ दिन दिन पहले कि उनके ख्याल में अगर डोनर ना रिक्वायर करे कि आपने ह्यूमन राइट्स इंश्योर करने हैं, तो जो जितने हमारे पास ह्यूमन राइट्स हैं शायद वो भी ना हो. So maybe that's also true. But therefore, I actually think कि ये छोटे narratives भी करना ना. देखिए, why do you need छोटे narratives? Because आपकी conviction है. यहाँ आपकी elites में भी conviction नहीं है. There is a great disconnect between the elites and the masses. और masses की conviction है, मगर वो खात्मे की conviction है. Now, what we need to do is we need to get that spirit of extremism and take that spirit into creating a movement that is positive. So जो जिस बंदे में जोश और जज्बा आता है ना कि मैंने लोगों को मारना है, वही जोश और जज्बे को ट्रांसफॉर्म करके किसी बनाने वाली चीज की तरफ करते हैं. अब वो आपने वो सलों की एग्जांपल दी. अगेन, यहाँ सलों एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए नहीं हो सकता कि फ्री थिंकिंग इज इलेजिटिमेट हियर. ठीक है, वाई? बिकॉज रिलीजियसली पीपल थिंक जी फ्री थिंकिंग तो अलाउ ही नहीं होनी चाहिए. अच्छा, और ये भी बहुत जरूरी है. देखें, हम जो यूरोप और वो उसका है ना, व्हाई डिड दीज थिंग्स हैपन, मतलब इनलाइटनमेंट के बाद ये सब कुछ क्यों हुआ? बिकॉज व्हेन यू सेड कि रिलीजन का एक रोल जो है ना, वो एक पर्टिकुलर एथिकल मॉरल फ्रेमवर्क तक रहेगा, दैट अलाउड अ लार्ज number of things to be decided by the people and for them to debate about this, राइट? बिकॉज उन्होंने कहा कि ये रिलीजन नहीं हमें बताएगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, ये रिलीजन नहीं बताएगा कि मार्केट कैसे चलानी है, रिलीजन नहीं बताएगा कि ये कैसे करना है, वैसे करना है. तो आपके पास एक बहुत ज्यादा एक वसी आपको बेस मिल गई टू डिस्कस एंड डिबेट, एंड दैट लेड टू better universities, that led to that Salon culture, that led to free and critical thinking. पाकिस्तान में क्या है कि you don't think that space should exist because the religion has answered everything. देखिए, मैं अभी वो एक आर्टिकल कर रहा था, तो उसके अंदर मौलाना शबीर उस्मानी थे 1949 में, जो कि स्पेशली हमारी गवर्नमेंट ने देवबंद से बुलाए, हाँ, इंडिया से बुलाए. और मौलाना शबीर उस्मानी ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग बात है. एट द एंड ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन डिबेट, लियाकत अली खान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सेड कि जी सबको शबीर उस्मानी साहब का सुनना चाहिए कि वो क्या क्या रहे हैं. और शबीर उस्मानी साहब ने बड़ा क्लियरली कहा, उन्होंने कहा जी देखिए, कि इस्लामी मुल्क के अंदर मोस्ट थिंग्स आर डिसाइडेड, there are a few things that are not decided, and therefore in those few things you can have a debate. ठीक है, अब अगर डिसीजन कोई 3 छोटी चीजों पे होना है,
तो फिर तो डिबेट की आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है ना, डिबेट के लिए वो बर्थ ही नहीं है कि जहां आप बैठ के वो डिबेट करें। तो दैट इज द रीजन दैट डिफरेंस बिटवीन द वेस्ट एंड द रेस्ट, वेस्ट एंड अस, इट एटलीस्ट हैपेंड। एक चीज मैं एक और इसको जरा मैं जब सोच रहा था तो मुझे ख्याल आया कि जी एक किताब थी बड़ी फेमस, आपने जरूर पढ़ी होगी, डेमोक्रेसी इन अमेरिका। वो क्या नाम था ऑथर का, मैं नाम भूल गया, फ्रेंचमैन जो था, ठीक है। उसने उसमें लिखा था कि अमेरिका 1840 की बात करो, 1840 में उसने लिखी थी। वो गया था वहां, उसने 5-10 साल दौरा लगाया और रिसर्च ग्रांट पे गया था, और वो उसने दौरा लगाया, उसने लिखी किताब। और किताब में उसमें जो बात बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी कि ये मुल्क बहुत दूर जाएगा, वो इस वजह से कि इस मुल्क में एबिलिटी टू कोलैबोरेट है, और ये हुकूमत की तरफ नहीं देखता, ये अपने काम खुद ही कर लेता है। ये अपनी इनकी पंचायतें, इनकी लोकल गवर्नमेंट्स वगैरह, जो मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ क्लिंट ईस्टवुड की मूवीज देखें, तो वो जो होते हैं लोकल ट्रेडर्स, वही गवर्नमेंट बना के अपना काम कर लेते हैं। और कैसे करते हैं, पुलिस वाला चाहिए तो एक गुंडे को ले आते हैं, गुंडा आके उनके बाकी गुंडों को मार देता है। तो ये उनका निजाम था और बड़ा अच्छा चलता था। तो हमारे यहाँ ये एबिलिटी नहीं, हम कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए हम डीसी के पास भागते हैं, कुछ भी हो जाए हम हुकूमत के पास भागते हैं। गोरे ने हमें सिखाया, हम उसी पे चलते हैं। हमें ये इवन एलीट, मेरा बाप जब मरा तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट था, मेरे बाप का दोस्त था, मेरे पास आया, उसने कहा बेटे बड़े हो जाओ। मैंने कहा क्या? गवर्नर हाउस जाओ, गवर्नर से मिलो। मैंने कहा जी मुझे कहाँ मिलेगा वो? नहीं नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो, अंदर कौन चाहता है, जाके गेट में नाम लिखाओ, इस तरह तुम्हारा नाम गवर्नर के सामने आ जाएगा। तो ये तो हमारा कल्चर है, ठीक है। अब मुझे बताइए, हमारे यहाँ एक चीज तो है, ऑर्गेनाइजेशन तो है, मैं नहीं कहता नहीं है। मैं अगले दिन माइनर्स एसोसिएशन से मिल के आया हूँ, ठीक है। देयर इज एन एसोसिएशन फॉर एवरीथिंग, एक टावल एसोसिएशन भी है, एक एसोसिएशन है पेन वालों की एसोसिएशन भी है, फलानी हर चीज की एसोसिएशन। पर जब मैं इनसे बहुत मिलता हूँ, मैं इसको सियालकोट भी गया, गुजरात साहब से मिलता हूँ, उनकी फरियाद एक ही होती है, हुकूमत से हमारा काम करवा। वो काम क्या है? मेरा काम, मेरी सब्सिडी, मेरा ये, मेरा वो कर। सब्सिडी, हाँ, बिल्कुल। जब मैं कहता हूँ कि भाई अच्छा चले इस तरह करें, मैं आपके साथ बैठता हूँ, आपसे पैसे भी देता हूँ, मुफ्त आपको एक पॉलिसी बना देता हूँ, आप हुकूमत से जाके पॉलिसी डिबेट करें, बताएं वो इसका क्या फायदा है, बस मुझे एक सब्सिडी दिलवा दो। तो देखिए ना, ये हमारा वही पेटनेट बेकारी कल्चर है। वी डोंट थिंक इन आइडियाज। कि फॉर एग्जाम्पल माइनर्स बैठे हुए, ट्रेडर्स बैठे हुए, मैं उनको कहता चलो यार इस तरह करो, 4 मीटिंगें कर लो, हम अपनी पॉलिसी बनाते हैं, हुकूमत को देते हैं, दुनिया को देते हैं, वो नहीं करने को तैयार। क्या ये सही है? ये बर्तानिया में तो हो रहा है और अमेरिका में हो रहा है सिंस 16 सेंचुरी से। इंडिया में पता नहीं हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट आई थिंक हो रहा है। तो ये क्या वजह है, हमारा क्या प्रॉब्लम? देखिए, जिस कल्चर में आपने मतलब इट्स वी नाउ काइंड ऑफ कम फुल सर्कल, जिस कल्चर में फ्यूडल माइंडसेट और फ्यूडलिज्म अभी तक इंट्रेंच्ड है, वहां पेट्रोनेज कभी खत्म नहीं हो सकती, बिकॉज फ्यूडल की पावर कहां से आती है? फ्रॉम द एबिलिटी टू डोल आउट पेट्रोनेज। तो अगर वो फ्यूडल पेट्रोनेज डोल आउट नहीं करेगा तो वो फ्यूडल तो नहीं रहेगा ना, फिर उसका फायदा क्या? अगर आपका जो चौधरी या वडेरा है वो आपका काम नहीं करा सकता, स्पेशली थाने या कचहरी में, तो फिर उसके चौधरी या वडेरे होने का फायदा ही कोई नहीं है ना। तो वो अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए ये पेट्रोनेज कल्चर को प्रमोट ही करेगा। तो हमारे इतने सारे बंदे बाहर गए, 9-10 मिलियन बंदे बाहर गए, ठीक है, और वो सिर्फ खान खान के नारे लगा रहे हैं और वहां वो कर रहे हैं। क्या उनमें भी ये बात नहीं खत्म हुई पेट्रोनेज की? क्या वो भी इंडिविजुअलिस्टिक नहीं है? क्या वो भी नहीं चाहते इंडिविजुअल यहाँ निजाम आए? मैं देखता हूँ इंडिविजुअल का बड़ा ताल्लुक है। क्या हम इंडिविजुअल, फॉर एग्जाम्पल मैं बिल गेट्स बनना चाहता हूँ, मैं कुछ आई डोंट केयर द हेल कौन है, एक ही बंदा है हमारे मुल्क में, उसको हमने मार दिया, मलिक रियाज। वही एक इंडिविजुअलिस्टिक बंदा था, बाकी तो सारे हुकूमत के बनाए हुए, उसको हमने मार दिया। तो क्या ये इमिग्रेशन में भी कोई असर नहीं दिया इसमें? नहीं, इमिग्रेशन का असर इसलिए नहीं हुआ बिकॉज हमारी इमिग्रेशन लो स्किल्ड हुई है और अनस्किल्ड हुई है। आपकी हाई स्किल इमिग्रेशन रिसेंट है, एंड हाई स्किल इमिग्रेशन इज आल्सो ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल, पर आपके जो मास है वो लो और अनस्किल्ड है, जिसके अंदर कोई ज्यादा वैल्यू एडेड नहीं है। मतलब वो अगर आपका एक फोरमैन 20 साल 25 साल पहले वो सऊदी अरेबिया गया था, तो अब वो सीनियर फोरमैन बन गया, एंड दैट्स अबाउट इट, यू नो। सो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज इशू। एंड सेकेंडली, अब आप देखें कि हमारी डायस्पोरा पॉलिटिक्स भी क्या, मतलब I'll give you an example. The Indian diaspora in the US is heavily involved in US politics. ठीक है, they have even had an Indian American becoming vice president and you know all of that. But पाकिस्तानी अमेरिकन कहीं नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे? वो भी वहां हैं, पढ़े लिखे हैं,
वो सब कुछ है, कहीं नहीं पहुंचे, राइट? सो ये हमारी इंटरनल डायस्पोरा पॉलिटिक्स भी ऐसी है कि दे आर इनवर्ड लुकिंग, दे आर नॉट इंगेजिंग। आप ब्रिटेन में चेक करें, अच्छा ब्रिटेन में वो पाकिस्तानी आगे आगे गए हैं कि जिन्होंने अपने डायस्पोरा को काइंड ऑफ छोड़ा है। सादिक खान ऑफ कोर्स ही इज अ पाकिस्तानी ब्रिटेन, बट ही एक्ट्स एज इफ ही इज नॉट एक्चुअली, एंड दैट इज व्हाई ही इज एंडेड अप वे ही इज, राइट? सो बट अगर आप इंडियन अमेरिकन को देखें या ब्रिटिश इंडियंस को देखें, दे आर स्टिल वेरी इंडियन ऑल्सो, सो उन्होंने उसको नहीं छोड़ा। तो ये हमारी डायस्पोरा भी इस तरीके से डेवलप हुआ है कि वो दे डोंट इंगेज इवन इन द कंट्रीज दे आर करंटली इन, लेट लोन पाकिस्तान के ऊपर उसका अच्छा इंप्रेशन पड़े। वेरी गुड पॉइंट। अच्छा जी, अब टाइम हो रहा है तो लेट मी कम बैक टू टू फाइनल पॉइंट्स वेरी क्विकली। हमारे नैरेटिव में, हमारी हिस्ट्री में इकोनॉमिक्स का क्या रोल है? मैं देखता हूँ कि जब पाकिस्तान बना है, वी हैड नो इकोनॉमिस्ट and we were searching for an economic model for the, like the constitution, we were searching for an economic model for the first 10 years, and we did nothing on economics. The person who gave us an economic model was Ayub Khan, who was given the model by the Harvard Advisory Group. We never really developed our own model. Then Bhutto came and gave us chalo comedy, फिर उसके बाद थोड़ा सा कुछ हुआ, but we are still uninterested in economics. We are only interested in Islam, history, modernization, the mega themes. बट जो दुनिया का प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक्स, रोटी का मसला, पेट का मसला, बच्चे आप कह रहे हैं बहुत हो रहे हैं, बट डू वी रियलाइज द डेमोग्राफिक बॉम्ब वी आर सिटिंग ऑन? वी हैव गॉट 130 मिलियन किड्स अंडर द एज ऑफ 20। ठीक है, अब ये जो है इस पे कोई गौर नहीं है, और वी थिंक द पार्टी इज ऑन, बट देयर इज नो अपॉर्चुनिटी फॉर दोस किड्स। तो इकोनॉमिक्स में मैं जब बात करता हूँ, लोग कहते हैं यार ये तो कोई बात, चले जाओ रिलीजन पे, चले जाओ कॉन्स्टिट्यूशन पे। व्हाई आर वी सो इकोनॉमिकली अनकंसर्न्ड? उसका भी वही आंसर है ना। देखे आप अगर मतलब फॉर एग्जांपल मेरी यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की डिग्री है, तो उसके अंदर एक क्लास पढ़ाते इस्लामिक इकोनॉमिक्स। अब आपने कभी, जब आपने शिकागो से किया है, आपने क्रिश्चियन इकोनॉमिक्स पढ़ी थी? आज अगर आप, हाँ, तो मसला वही है ना, इट ऑल कम्स बैक। I have written papers on Islamic economics that are considered very fundamental. They've been translated into 20 languages, पर यहाँ किसी को नहीं, कोई नहीं समझता ना पड़ता है। तो अपने हर चीज के अंदर ना, देखिए आप जब इकोनॉमिक्स की बात करेंगे ना, वो भी एक लिमिटेड हो जाएगी, बिकॉज वी लव टू डू ऑल ऑफ दैट, वी लव टू ब्रिंग दिस सर्कल बैक टू इट। अब आप देखिए, आप अगर इंडिया के अंदर एक वो करें, क्या कहते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में जाएं, तो क्या वो हिंदू इकोनॉमिक्स वहां पढ़ाते हैं? पर यहाँ हमारे से बर्दाश्त नहीं होता अगर एक इस्लामिक इकोनॉमिक्स की कम से कम 3-4 क्लासेस ना हो उसके अंदर, सो आई थिंक दैट इज द मसला कि हम रियल इकोनॉमिक्स कब करेंगे डिस्कस। मतलब मैं अपने स्टाफ के साथ डिबेट करता रहता हूँ कि जी ये इस्लामिक बैंकिंग और नॉर्मल बैंकिंग में फर्क क्या है, मतलब इट्स ऑल रूल्स, मगर जी हमने उसकी कहानी बनाई हुई है। तो हम असली इकोनॉमिक्स को डिस्कस नहीं करते, हम इन सारे कामों में फंसे हुए हैं। ये इस्लामिक इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, बट क्या इन लोगों को जब मैं पूछता हूँ तो ये बिल्कुल नाराज हो जाते हैं, बोलती बंद हो जाती है कि यार हमारा कर्जा तो देखें, इस्लाम में तो कर्जा है ही नहीं, तो हमारा कर्जा इज ऑलमोस्ट 80% ऑफ जीडीपी। तो हमें तो क्या जी देना ही नहीं है। तो इससे देना ही नहीं है। तरीके लब्बैक वाला बेहतर है कि यार ये तो मतलब ये है कि देना ही नहीं है। इकोनॉमिक्स से क्या डायलॉग हमारा, कोई नहीं। देखिए, और अब तो इट इज ऑल डोनर लेड। अब तो आईएमएफ जब तक कुछ बोलेगा नहीं, आप ही की ओल्ड इंस्टीट्यूशन, जब तक आईएमएफ कुछ बोलेगा नहीं, हमने कुछ करना नहीं है। अब तो हम पक्के डिपेंडेंट है, दे विल टेल अस। एंड इंटरेस्टिंगली इनफ, मतलब एंड दिस इज अ बिग काइंड ऑफ अ शिफ्ट, दोज हु रन द कंट्री, द ओनली पर्संस दे हेयर टू इज द आईएमएफ लिसन टू, और ओपनली कहते हैं पीपल हु रन द कंट्री, वो आईएमएफ की बस सुनते हैं। तो इमेजिन करें कि आईएमएफ कितनी इंपॉर्टेंट है। नहीं, और ओपनली कहते हैं, शर्म भी नहीं आती कि हम उनसे पूछेंगे। मतलब हाँ। बाकी तो शर्म आ जाती है, ये तो शर्म भी नहीं आती कि हम पूछेंगे। मैं बार बार इस कॉन्सेप्ट पे आ जाता हूँ, शर्म, हमारा शर्म, मैं इस पे एक आर्टिकल लिख रहा हूँ, हमारी शर्म का कॉन्सेप्ट है। चले आखिरी सवाल, बहुत देर हो गई है। हमें तो बेसिक, मैं लेट मी जस्ट add a line to it. We don't even know how to make a budget in पाकिस्तान। मतलब मुझे इकोनॉमिक्स बहुत कम पता है, मगर गलती से मैं अपनी यूनिवर्सिटी में ट्रेजरर थोड़ी देर के लिए रहा, तो बजट बनाना नहीं हमें आता, बिल्कुल नहीं आता। हमें रूल्स बनाने नहीं आते, हमें रूल्स को फॉलो करना तो दूर की बात, बनाने भी नहीं आते।
you know. And we just think, we just think throwing money at a problem is going to resolve things. We actually think, and funnily enough, again, there is commonality amongst all political parties: throw money at it. Education का मसला है, 100 यूनिवर्सिटीज बना दें, अच्छा पैसे कहां से आएंगे, क्या होगा, सोचा ही नहीं, सो हमारा रियल इकोनॉमिक वो डिस्कशन, रियल इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह वो है ही नहीं। वो अगर आईएमएफ करके दे दे तो हम मान लेंगे, उसके अलावा नहीं करना हमने। अच्छा जी, फाइनल क्वेश्चन। अब थिंक फेस्ट कराते हैं, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट। लिट फेस्ट कराते हैं, मैंने कॉन्फेस्ट भी कराया वगैरह वगैरह, बहुत मैंने कॉन्फ्रेंसेस कराएंगे। और अब मैं सोच रहा हूँ कराने का फायदा क्या? आप सोचते हैं कोई फायदा इन चीजों का, या हम अपनी दिल लगी करते हैं, मैं अपना ईगो फेंकता हूँ दैट्स इट? क्योंकि मेरी कॉन्फ्रेंस का कोई फायदा नहीं होता, मेरे इकॉन फेस्ट का कोई फायदा नहीं हुआ। लोग आते हैं इस मूड से कि खाना खाना है, नेटवर्किंग करनी है और चले जाना है। जब मैं बाहर कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ तो लोग बाकायदा बैठ के डिस्कस डिबेट करते हैं और कई दिनों तक वो बैठ के बात करते हैं, फलाने ने कहा था, फलाने ने कहा था। और जो एकेडमिक ट्रेडिशन, इस पे भी थोड़ी बात कर दें कि एकेडमिक ट्रेडिशन क्या होती है। जो मैंने एकेडमिक ट्रेडिशन को समझा है वो ये समझा है कि प्लेटो ने वो अपने उस्ताद की किताबें जब लिखी तो उसने डायलॉग फॉर्म में लिखी, और till the 20th century everything was in dialogue form, most writings was in dialogue form, and most writings अगर dialogue में नहीं भी थी तो they became polemical। क्या हमारे यहाँ कोई polemics है? Have we ever had any polemics? छोड़ दे इस्लाम को फॉर अ मिनट, वहां है, हमारे पास कोई polemics नहीं है। जब हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, थिंक फेस्ट, लिट फेस्ट, कौन से polemics हम लेके आते हैं? और ये बाहर से लोगों को लाके बातें करना, हमारे पास क्या नैरेटिव्स निकलती हैं आपकी इन सारे फेस्ट से, इन सारी कॉन्फ्रेंसेस से क्या निकल रहा है जो हम करते रहते हैं? डिफेंड करें जरा। देखिए, हाँ नहीं, सो these are questions I ask every year when I have too much admin to do and deal with annoying people at ThinkFest कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। पर उसकी वजह बड़ी बेसिक और बड़ी सिंपल है। एक तो ये है कि people like you and I are very spoiled because we have studied abroad and we have been to real conferences where real discussions happen। ठीक है, तो हम हैं spoiled मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर शिकागो, मतलब ये देखे ना, मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं कि मैं एक दफा यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो गया ऑन फ्राइडे नाइट, ठीक है, एंड आई वाज क्रॉसिंग द लाइब्रेरी एंड द लाइब्रेरी वाज फुल, पीपल वर देयर स्टडीइंग एट 9 p.m. if you go to a state university at that time, everyone's out partying, ठीक है, तो हम ना spoiled हैं because we went to such places where this was normal। so एक बात तो ये है। सेकंड ये है कि जिस मुल्क के अंदर वो कहते हैं ना आवे का आवा ही बिगड़ा हो, वहां अगर आप ऐसा इवेंट कराएंगे ना, तो लेट्स से 300 बंदा बैठा है ना, तो उस 300 में से about 10 people will engage with it and I actually think that's fine। शुरू में जब मैं नया नया पाकिस्तान आया था ना पीएचडी करने के बाद, तो आई वाज एक्साइटेड कि जी मैं लोगों की आंखें खोल दूंगा, लोगों के दिमाग खोल दूंगा, ये होगा वगैरह वगैरह वगैरह। एंड आई हैड मतलब आई गिव यू रियल लाइफ कहानी जिसने मुझे मतलब वो रियलिटी शॉक दिया। मैं एक दफा एक क्लास पढ़ा रहा था एंड वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग, तो एक लड़का कहता है कि सर ये ना लड़कियों को कहा करें कि ये तंग कपड़े पहन के ना आया करें। मैंने कहा अच्छा क्यों, आपको क्या मसला है? कहते हैं देखिए मैं तो फिर रेप करने का तो दिल करता है ना। एंड आई वाज लाइक व्हाट, आई वाज लाइक हाफ asleep at that time and I was like what, I got really shocked and I was like oh my god, that's the ground reality। मैं या पता नहीं क्या इनकी आंखें दिमाग खोल रहा हूँ, उनको प्लेटो एरिस्टोटल पढ़ा रहा हूँ, उनको कह रहा हूँ जी ये पढ़ो तो वो पढ़ो। वो हमारे दोस्त वो जैसा इजाज हैदर मिलियन डायलॉग से शुरू करते हैं, वो ये तो मतलब बंदे को रेप करने के चक्कर में है, ठीक है। सो एक तो ये है कि ग्राउंड रियलिटी हमारी ये है। अगर आपके इकॉन फेस्ट पे आके या लिट फेस्ट पे आके या थिंक फेस्ट पे आके 300 में से 10 बंदों ने भी उस बंदे के साथ एंगेजमेंट कर ली है, उस बंदे की चीज समझी है, तो आई थिंक अ जॉब इज बीइंग वेल डन। ये कभी मेजॉरिटी नहीं बनेगा, ये एक स्मॉल माइनॉरिटी रहेगा, बट इट वर्क। आई गिव यू अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल। A couple of years ago we had a professor from Columbia here, she was an Indian and a professor of literature, Gauri Vishwanathan, and वो थिंक फेस्ट पे आई थी, तो एक दिन वो ना वॉक कर रही थी ऑन द सेकंड डे आई थिंक बार, तो आई सॉ दिस बिग बर्ली मैन गो टुवर्ड्स हर। तो मैंने कहा हाय पता नहीं ये वो साड़ी पहनी हुई थी, इसको इंडियन हिंदू समझ के तो कोई मारने शारने तो नहीं जा रहे। अच्छा मैं भागा भागा गया, मैंने कहा जी हाँ जी बात आप कौन है क्या है? उन्होंने कहा जी हम डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी से आए हैं और हमने इनकी किताब पढ़ी थी, तो वो किताब की उसने मुझे ना फोटोकॉपी भी दिखाई कि जी ये फोटोकॉपी है इनकी किताब की, और हमने सुना है कि थिंक फेस्ट ऐसी जगह है कि जहां आप स्पीकर से मिल सकते हैं, तो हम मैडम से मिलने आए हैं, क्या हम इनसे बैठ के बात कर सकते हैं? अच्छा मैं इतना इंप्रेस हुआ, मैंने कहा वाओ, मैंने कहा हाँ हाँ आए। अब देखे शायद किसी ने उनसे कोई बात ना की हो, शायद लाहौरियों ने इंगेज ना किया हो,
but those 5 guys जो डेरा गाजी खान यूनिवर्सिटी से आए, उन्होंने बैठ के बात की, engage की, and that was it. I was like, money well spent in getting her from New York here, because for those 5 people, and it will be that small percentage, it will be that, but we need to keep pushing it, because देखिए अभी there is no space at all. अगर ये सब कुछ खत्म हो जाएगा ना, तो फिर वो जो एक नैरेटिव है वही रहेगा, वही बढ़ता बढ़ता रहेगा, and that will actually eat up the whole country. So we have to create these oases where you can actually say things, where you can actually talk about issues and have a discussion. It won't convert many. A lot of the times, and I think one needs to say this, मैं तो हमेशा कहता हूं जब मैं शुरू भी करता हूं think fest, कि a lot of the times we are preaching only to the converted. We need to accept that, but every so often we need to expand the space. आहिस्ता आहिस्ता 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग, 25 लोग. अभी we do a thing called ThinkFest on campus, where we take speakers to different campuses of universities. And अभी बल्कि अभी मैं एक साहब हैं दोस्त, वो उनसे बात कर रहा था, we are also expanding to degree colleges, you know, ताकि we have this broader remit where we kind of engage with a broader number. Again, मैं अगर एक कॉलेज जाऊं, 500 आगे बंदा बैठा हो, शायद 5 लोगों को समझ भी आएगी कि मैं क्या कह रहा हूं. You know, fine, you know, maybe those 5 people will begin thinking. So I think ये जो है ना, ये करते रहना चाहिए, because it has this impact. It won't have the dramatic impact that it has in the Western elite universities, but you know, there's 100 years to get to that. No, very good point. Very good point. I take that entirely, and this is what I mean by movement. जो असली चीज है ना, वो ये है कि अगर हम इस चीज को मेन स्ट्रीम कर सके सोसाइटी. मेरे पास एक किताब पढ़ी है यहाँ, इट इज अबाउट द रिफॉर्म मूवमेंट इन द यूएस. उसमें लिखा हुआ है, मतलब उसने 1850 to 30 किया है. तो 1850 to 30 यूएस में रिफॉर्म मूवमेंट्स इतनी थी. वो कहता है कि ऑन द ईस्टर्न सीबोर्ड, उस वक्त वेस्ट तो था ही नहीं, ईस्टर्न सीबोर्ड ही था. कहता है जी वहां महीने की 30,000 मीटिंग्स होती थी. इसलिए अमेरिका तरक्की किया. अब हमारे यहाँ तो मीटिंग ही नहीं होती. अगर मैंने कई दफा कोशिश की है कि चलें जी एक खाना करते हैं जहां हम लोगों को बुलाते हैं कि आइए रिफॉर्म की मीटिंग बात करें, लोग नहीं आते. और अगर लोगों को यार जिमखाना में मीटिंग हो रही है, या चलो पार्क टी हाउस में मीटिंग हो रही है, आज हमने बात करनी है एक रिफॉर्म मूवमेंट पे, कोई चीज, एजुकेशन रिफॉर्म ले ले, हेल्थ रिफॉर्म ले ले, चलिए हम बात करते हैं ये इस चीज पे ही कि जी लोकल गवर्नमेंट मैनेजमेंट कैसे होनी है. पीपल डोंट वांट टू टर्न अप. एंड आपने बड़ा अच्छा किया ये चैंपियन कर रहे हैं, बट वी नीड मोर चैंपियंस लाइक यू एंड नेटफेस्ट वगैरह. वी नीड मोर ऑफ दीज थिंग्स. वी नीड हंड्रेड्स ऑफ देम, स्मॉल एंड बिग. जरूरी नहीं कि बिल्कुल, ठीक है ना, हंड्रेड्स एंड लोकलाइज. देखिए मैं आपको एक इसी पे एक छोटी सी एग्जांपल दूं. लाहौर इज अ कंट्री ऑफ perhaps 10 million people, right, and perhaps more. ठीक है, लाहौर में एक वेन्यू है अलहमरा. एवरीवन डज ऑल द इवेंट्स देयर. दे शुड बी स्मॉलर इवेंट्स. कैंट के अंदर एक जगह होनी चाहिए, गुलबर्ग में जगह होनी चाहिए, समनाबाद में होनी चाहिए, दरोगाबाला में होनी चाहिए, हरबंसपुरा में होनी चाहिए. You know, you need those smaller spaces. Those are the real spaces of engagement and conversation, not a one-off event. साल में एक दफा अलहमरा में आप करा देते हैं. Yes, it kind of, you know, creates some momentum, मगर असल conversations यहाँ होनी. और वो again, I go back to it. जब तक लोकल गवर्नमेंट नहीं आएगी, तब तक इस तरह की चीजें नहीं होंगी, और ये लोकल मूवमेंट्स शुरू नहीं होंगी. एंड यू आर वेरी राइट, चेंज इसी के थ्रू आएगा. बट लेट मी ऑल्सो जस्ट हाईलाइट दिस, फॉर एनी of these reform movements, everything, we need to also have an elite and a mass consensus जो कि नहीं है, कि free thinking is legitimate. बिल्कुल सही. We do not think if free and critical thinking is legitimate. ये हमारा societal एक दरीना एक मसला है. जब तक हम इस मसले को नहीं करेंगे ना, कोई रिफॉर्म नहीं होने वाला. बिकॉज जब आप बात ही नहीं कर सकते, तो और आपको डर है कि भाई अगर मैंने कोई ऐसी बात कर दी मुझे कोई मारने आ जाएगा, तो फिर कोई बात करेगा ही नहीं. वेरी करेक्ट. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मंगेश साहब. Excellent point to end on. You made a very good point, and this is exactly touches my heart. जो मैं हिस्ट्री पढ़ता हूँ, मुझे तो हिस्ट्री ऑफ नैरेटिव्स नजर आती है, मुझे तो हिस्ट्री ऑफ स्टोरीज नजर आती है. हम तो लोग ऐसे रोल प्ले करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन में. उस सेपियंस वाला बिल्कुल ठीक करते हैं. हम अपनी अपनी स्टोरी लिख के चल जाते हैं. अल्टीमेटली जो स्टोरी सोसाइटी बैठे वही जीतती है. ठीक है, इफ यू आर नॉट वेरी रिलीजियस, तो रिलीजन भी एक स्टोरी बैठ जाती है. सेपियंस वाला ये कहता है, मैं नहीं कहता, सॉरी मुझे ना कहिएगा, तो एक बैठ जाती है, स्टोरी चल जाती है. ठीक है, तो क्वाइट फ्रैंकली बड़ी अच्छी बात है. हमारे जो लीडर्स ऑफ थॉट है वो अनफॉर्चुनेटली स्टोरी बना नहीं सके. कुछ करप्ट हो गए बिकॉज द डोनर्स मनी, कुछ और चीजों पे करप्ट हो गए. डोनर आके स्टोरी बनाता है. हमारे मुल्क में हम तो नहीं बना सकते. बहुत बड़ी ट्रेजेडी है. बट थैंक यू वेरी मच. कीप अप द गुड वर्क. इट वाज वंडरफुल टॉकिंग टू यू. यू मेड सम वेरी गुड पॉइंट्स. आई होप पीपल विल लिसन टू दिस एंड रिफ्लेक्ट. थैंक यू मंगेश. ऑल द बेस्ट. खुदा हाफिज. Thank you so much. Thank you.